बीएससी प्रथम वर्ष की अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आज हम पुनः बड़े घर की बेटी प्रेमचंद के तृतीय भाग की चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर विनीता कौशिक, सहाचार्य हिंदी, जानकी देवी बजाज, राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा। कल तक हमने एक बड़ा पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो हम सभी के आसपास हमेशा बनी रहती हैं और उसमें किस प्रकार की रीति और नीति का हमें सहारा लेना चाहिए और अपने घर, परिवार और समाज की किस प्रकार से नैतिकता को बनाए रखते हुए और आगे बढ़ना चाहिए। आज इस तृतीय भाग में हम कहानी को आगे ले चल रहे हैं। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़े रहने की आदत थी। पूर्व में बताया गया कि जो श्रीकंठ हैं वह सप्ताह में एक बार घर आते हैं। इलाहाबाद में वह दफ्तर में नौकरी करते हैं और उनकी जो पत्नी है वह आनंदी घर में रहती है। और जब वो आए हैं तब आनंदी ने अपने देवर की सारी कहानी उन्हें सुनाई है और उसके बाद जो घर का परिवेश बदल चुका है उसका चित्रण करते हुए और साथ ही जो ससुर हैं आनंदी के, वह किस प्रकार के मानसिकता के साथ में तुरंत स्वीकारोक्ति के साथ लड़के से अपराध हो गया करके बोलते हैं छोटे बेटे के लिए। तब भी जो उनका बड़ा पुत्र है श्रीकंठ वो समझ नहीं पाया है और उसके बाद की स्थिति का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों को की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है। उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर को की जोड़ी उन्होंने बनवा ही दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से जोड़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछताता रहा। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था।
परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुला 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर लीं और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इनका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को न कहें तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। अपने देवर के लिए वो लाला शब्द का प्रयोग कर रही हैं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हुए बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कहीं चल दें। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह मालूम न हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ही ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। अर्थात हम बड़े घर की बेटी के माध्यम से बहुत कुछ अच्छाइयाँ सीख पाए हैं। इन अच्छाइयों को हमें जीवन के अंदर किस प्रकार आत्मसात करके चलना है, ऐसा एक चिंतन, एक उद्देश्य लेकर प्रेमचंद चले हैं कि संयुक्त परिवार के साथ रहने पर
किस प्रकार की उठापटक कभी कभी हो जाया करती है, किस प्रकार का मनोमालिन्य कभी कभी हो जाया करता है, उन सब को गले न लगाते हुए हमें परस्पर एक दूसरे के पूरक होने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। सभी के प्रति परस्पर एक सद्भाव जब बना रहेगा तब किसी की गलती का किसी दूसरे के ऊपर बहुत लंबे समय तक कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आनंदी ने जिस प्रकार से अपने घर को एक बनाए रखा, वह आनंदी, उसका चरित्र और वह बड़े घर की बेटी सिर्फ उसकी समृद्धि से परिपूर्ण जो प्रॉस्पर्टी थी जो उसके घर में, जिस बड़े उच्च कुल से वह आई थी, यहाँ पर बड़े घर की बेटी से तात्पर्य लेखक का यह है कि बड़े घर की बेटी वह जो कि सबको संयुक्त परिवार के अंदर एक सूत्र में और बांध कर चले। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब मैं PDF के माध्यम से आपको, जैसा हमेशा जब भी मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ाती हूँ, एक PDF अभ्यास प्रश्नों का आपके सामने रखती हूँ और उसकी की भी देती हूँ, लेकिन प्रयास रहता है कि आप स्वयं अपने स्तर पर उसे हल करें जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो आज ये बड़े घर की बेटी जो प्रेमचंद की कहानी थी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।